प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से समर बाल बाल बच गया था। वह प्रभा को बुलाने ही जा रहा था, लेकिन वह बुला नहीं पाया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वह प्रभा के सामने झुकने जा रहा था, लेकिन झुकने से बच गया। उसकी नज़र में प्रभा थोड़ी पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है, जिसके कारण काफ़ी घमंडी है, ऐसा समर ने मान लिया था। जिसके कारण समर यह सोच रहा है कि भगवान ने उसे बाल बाल बचा लिया। इससे पहले समर के मन से प्रभा के प्रति जितनी सारी दुर्भावनाएं थी, सारी दुर्भावनाएं दूर हो चुकी थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह आई, संदूक खोली, कुछ कपड़े निकाले, कुछ रखे, ज़मीन पर बिछाया और सो गई, और वह रात भर अपने मन में क्या क्या कल्पनाएं करता रहा, क्या क्या उल्टी सीधी बातें सोचता रहा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरे दिन से समर के मन में खुशी के भाव थे, क्योंकि वह प्रभा के सामने झुकने से बाल बाल बच गया था। खाना खाते समय उसने भाभी से पूछा कि उन लोगों ने प्रभा को मायके से क्यों बुलाया है। जब खाना खाने बैठा तो समर ने भाभी से पूछा कि आप लोगों ने प्रभा को बुलाया क्यों। 3 महीने की ही तो बात थी, क्या वे नहीं चाहते कि वह इंटर में पास हो जाए। समर का कहना है कि उसकी परीक्षा के अब 3 महीने बाकी थे। 3 महीने तक यदि प्रभा को नहीं बुलाया जाता तो नहीं होता। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करूं। कहने का मतलब यह है कि समर अपनी परीक्षा में, अपनी पढ़ाई में प्रभा को बाधा समझता है। भाभी ने बताया कि अकेली मुन्नी से घर का सारा काम नहीं होता, इसलिए प्रभा को बुला लिया गया है। सब स्कूल जाने वाले हैं। सब स्कूल जाने वाले हैं मतलब अमर, कुंवर और समर, ये तीनों के तीनों स्कूल जाने वाले हैं। समय पर सबको खाना चाहिए, समय पर सबको टिफिन चाहिए। अब मुन्नी से अकेला काम होता नहीं है और भाभी से कोई काम होता नहीं है, क्योंकि उन्हें बच्चा जन्म लेने वाला है। प्रभा और मुन्नी दोनों मिलकर कार्य संभाल लेंगी। भाभी ने यही जवाब समर को दिया कि इसी कारण से प्रभा को बुलाया गया है कि ताकि प्रभा और मुन्नी दोनों घर का काम संभाल लेंगी। अम्मा जी भी प्रभा से कोई ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसने मायके जाकर हमारे परिवार के विरुद्ध जैसी बातें कही हैं, सब अमर ने आकर बताई। अम्मा भी प्रभा से खुश नहीं है, क्योंकि प्रभा ने जाकर अपने माता पिता से यहाँ के परिवार वालों की शिकायत की थी। शिकायत में प्रभा ने बताया था कि यहाँ परिवार के लोग रुपए के भूखे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। बोलो, अब तो यह तुम्हारा घर है, इसके बारे में ये सारी बातें उड़ाओगी तो बदनामी किसकी होगी। भाभी यह समर से बता रही हैं कि अम्मा जी भी प्रभा से खुश नहीं है, क्योंकि वह अपने मायके में जाकर और परिवार वालों के विरुद्ध में ऐसी वैसी बातें बताई हैं, बताया है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, पैसे के भूखे हैं। अब समर तुम ही बताओ कि यह घर तो प्रभा का ही हुआ,
अब इस प्रकार से जा कर के वह अपने परिवार की सारी बातें इधर उधर बताएगी तो बदनामी किसकी होगी। और रुपए के भूखे तो सभी हैं, कौन नहीं है? यही बताओ, रुपया किसको नहीं चाहिए और कौन ऐसा आदमी है जो रुपए के भूखे नहीं है? तुम्हारे बाप नहीं है, समर ने कहा। भाभी, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ मैं क्या करूं? अब भाभी ने बताया कि रुपए के भूखे कौन नहीं है, तुम्हारे बाप नहीं है। कहने का मतलब कि क्या प्रभा के बाप रुपए के भूखे नहीं है? रुपए के भूखे तो सभी होते हैं। तो समर ने कहा कि खैर ये सारी बातें तो ठीक है, आप बताओ भाभी कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? घर घर में 2 कमरे ही थे। समर पढ़ना चाहता था। अब घर में 2 ही कमरा है, एक में भाभी रहती हैं और एक में प्रभा को रहना है। फिर समर को उसी में पढ़ाई भी करनी है। उसने भाभी से कहा कि प्रभा के आने से वह परेशान था। प्रभा के आने से समर परेशान है। उसने भाभी से बताया कि उसके आने के कारण मुझे परेशानी हो रही है। भाभी ने प्रभा से इतना अधिक नाराज होने का कारण जानना चाहा। भाभी ने समर से पूछा कि अच्छा समर, तुम बताओ कि तुम प्रभा से इतना नाराज क्यों हो? उसका वही उत्तर था। पहली बात, वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। समर ने उत्तर फिर दिया वही कि अभी वह शादी करना नहीं चाहता था। दूसरी, प्रभा की सूरत से नफरत थी। और दूसरी बात कि वह प्रभा को पसंद नहीं करता है, उसकी सूरत से उसको नफरत है। दूसरों के कहने से वह उसे पसंद नहीं कर सकता और दूसरा कोई ज़बरदस्ती कहे कि तुम अपनी पत्नी को पसंद करो तो वह पसंद नहीं कर सकता है। भाभी ने व्यंग की भावना से कहा। भाभी मजाक के भावना से भाभी ने कहा। क्या कहा? पता नहीं, तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? कहा कि पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है प्रभा। मुन्नी बीबी और अम्मा जी हो भले ही नाराज हो, लेकिन कहती यही हैं कि घर में ऐसी सुंदर बहू ही नहीं आई। अब पता नहीं तुम क्यों नाराज हो। मुन्नी भी कहती है कि घर में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई। अम्मा भी कहती हैं कि घर में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई। तो सबके सब उसे सुंदर कहते हैं और तुम्हें पसंद नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। भाभी ने यह भी बताया कि उसके पिता के अनुसार उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई, गाना तथा बजाना सिखाने, सिलाई कढ़ाई सिखाने में लगभग 20,000 रुपये खर्च किए थे। भाभी ने बताया कि प्रभा के पिता कहते हैं कि प्रभा की पढ़ाई लिखाई, प्रभा को गाना बजाना सिखाने, प्रभा को सिलाई कढ़ाई इत्यादि सिखाने में लगभग उन्होंने 20,000 रुपये खर्च किए हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रभा सुंदर तो है ही, पढ़ी लिखी भी है, गाना बजाना भी जानती है, सिलाई कढ़ाई भी जानती है, फिर भी तुम्हें वह पसंद क्यों नहीं है, यह तो अब मैं नहीं बता सकती, तुम ही को पता होगा, क्योंकि सबके सब तो उसे अच्छा ही कहते हैं। कॉलेज जाते समय समर के मन में विचार आया कि जब सब प्रभा को इतना सुंदर बताते हैं तो उसे एक बार देख लेना चाहिए। अब जब वो कॉलेज जा रहा था तो उसके मन में आया कि अरे सब जब उसको सुंदर कहते हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि वह कितनी सुंदर है। पर उसने कमज़ोर करने वाले उस विचार को दबा दिया। लेकिन उसे लगा कि मेरे मन में यह जो विचार आ रहा है वह विचार मुझे कमज़ोर करने वाला विचार है, इसलिए वह ऐसा नहीं करता है। वह सोचता था कि वह साधारण छात्रों की तरह नहीं है। समर सोचता था कि वह बाकी जो छात्र होते हैं, बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उसकी तरह वह नहीं है। वह खूब पढ़कर कुछ बनना चाहता था।
समर खूब पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता था, जो पहले भी मैंने सारांश में बता चुका हूँ, पात्र परिचय में भी बता चुका हूँ। वह पढ़ लिख करके लेक्चरर बनना चाहता था। उस दिन वह खुश था। प्रभा भी उसके कमरे में नहीं सोई। उस दिन वह खुश था, इसलिए खुश था कि प्रभा उस दिन उसके कमरे में नहीं सोई, जिसके कारण इसे अपनी पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मुन्नी उसके पक्ष में थी, शायद प्रभा उसी के साथ सोई होगी। मुन्नी किसके पक्ष में थी? प्रभा के पक्ष में थी, अर्थात प्रभा का पक्ष लेती थी, प्रभा को फेवर करती थी। इसलिए शायद ऐसा लग रहा है कि प्रभा मुन्नी के साथ ही सो गई होगी। समर उसकी उपेक्षा का सबक उसे सिखाने का उपाय सोचता रहा। समर प्रभा को सबक सिखाने का उपाय सोच रहा था। क्यों सबक सिखाना चाहता था? क्योंकि उसे लगता था कि प्रभा उसे उपेक्षा करती है, नेग्लेक्ट करती है, अनदेखा करती है। अपने माता पिता की अकेली संतान पढ़ी लिखी प्रभा को बर्तन मांजते देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ। जब उसने देखा कि प्रभा अपनी माता पिता की अकेली संतान है और वह यहाँ आकर काम करने वाली बाई की तरह दिन भर बर्तन मांजती रहती है, यह देख करके समर को संतोष हुआ, उसे सेटिस्फेक्शन हुआ, खुशी हुई। उसे लगा कि चलो सबक तो सीख रही है। बड़ा घमंड था अपनी सुंदरता पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर, गाना बजाने की कला पर, सिलाई कढ़ाई की कला पर। चलो अब ये सब करने पड़ रहे हैं। उसे लग रहा था कि उसका बदला स्वयं ही लिया जा रहा है। समर को लग रहा है था कि समर बदला न ले करके वह बदला उससे अपने आप लिया जा रहा है। समर खुद बदला नहीं ले रहा है, बल्कि परिस्थिति खुद ब खुद प्रभा से बदला ले रही है। घर वाले उसके बने खाने में मीन मेख निकालते तो समर खुश होता। जब प्रभा खाना बनाती तो घर वाले बताते उसके खाना के बारे में कि यह ठीक नहीं हुआ, वह ठीक नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। तो यह सुन करके समर को खुशी होती। बस मुन्नी सदा उसके साथ होती। घर में सिर्फ एक मुन्नी थी जो प्रभा को पसंद करती थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। भाभी ने सबकी आशा के विपरीत एक प्यारी सी पुत्री को जन्म दिया। यहाँ आशा के विपरीत कहने का मतलब यह है कि सबने आशा रखी थी कि भाभी को पुत्र जन्म लेगा, बेटा जन्म लेगा, लेकिन सबकी आशा के विपरीत उल्टा भाभी ने पुत्र को जन्म न देकर एक प्यारी सी पुत्री को जन्म दिया। घर में कहा गया, लो पहली डिग्री आ गई घर में, पहली डिग्री आ गई घर में। कहने का मतलब यह हुआ कि पहला कर्ज, पहली मुसीबत घर में आ गई। समर बड़ा खुश था क्योंकि घर में काम करने वाली एकमात्र प्रभा थी और समर खुश था कि घर में काम करने वाली सिर्फ और सिर्फ प्रभा थी। अब प्रभा के ऊपर घर के पूरे काम की जिम्मेवारी आ जाएगी, तब उसे समझ में आएगा और उसका घमंड दूर होगा। उसका काम बढ़ गया था, इस तरह उसके घमंड पर आघात होगा। ऐसा समर का मानना है कि जब काम बढ़ गया, घर के सारे काम उसे ही करने पड़ेंगे, तब उसका घमंड ठिकाने आएगा, उसका दिमाग ठिकाने आएगा। अम्मा बाबूजी लड़की के हाथ का बनाया खाना नहीं खाते हैं। अम्मा बाबूजी जो हैं वह लड़की के हाथ का, कहने का मतलब मुन्नी के हाथ का बनाया खाना नहीं खाते हैं, इसलिए खाना बनाने का काम प्रभा को ही करना पड़ेगा।
अतः सारे काम का बोझ उस पर था, प्रभा पर था। नामकरण के दिन 30-40 लोगों का खाना उसे ही बनाना था। नामकरण, जब यह बच्ची जन्म ली है तो उसका नामकरण संस्कार होगा, और जिस दिन नामकरण संस्कार होगा उस दिन आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें 30 से 40 लोग आएंगे, और उस 30-40 लोगों का खाना प्रभा को ही बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात और आती है। अब देखिए, प्रभा पर्दा नहीं करती थी। पर्दा नहीं करती थी मतलब वह घूंघट नहीं काटती थी। और गांव घर में यह रिवाज होता था कि बड़े बुजुर्ग के सामने महिलाएं सिर पर पल्लू रखती थी, घूंघट करती थी, लेकिन प्रभा ऐसा नहीं करती थी। माँ बाबूजी को ये अच्छा नहीं लगता था, और माँ बाबूजी को यह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रभा बड़े बुजुर्गों से पर्दा नहीं करती थी। माँ ने उसे समझाया कि हमारे घर में पर्दा प्रथा है, पर उसने एक भी बात नहीं सुनी। माँ ने कई बार प्रभा को समझाया कि हमारे घर का यह रिवाज है कि बहुएं पर्दा करती हैं, लेकिन माँ के समझाने पर भी प्रभा ने माँ की बात नहीं सुनी, अर्थात उसने पर्दा करना शुरू नहीं किया। भाई साहब ने भी एक आध बार समर से कहा था कि वो बहू को पर्दा करने के लिए समझाए। भाई साहब ने भी एक आध बार समर से कहा था कि देखो समर, तुम अपनी पत्नी को समझाओ कि वह पर्दा करे। अम्मा बाबूजी की मान मर्यादा तो रखनी ही चाहिए, न सबके सामने तो कम से कम अम्मा बाबूजी के सामने तो वह पर्दा करे। समर सैद्धांतिक रूप से पर्दे के खिलाफ था, लेकिन अम्मा तथा बाबूजी के सामने पर्दा का प्रथा न करना उसे अच्छा नहीं लगा। समर भी पर्दा प्रथा के विरोध में था। सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप का मतलब होता है थ्योरेटिकली, तो सैद्धांतिक रूप से समर भी पर्दा प्रथा के खिलाफ था, लेकिन कम से कम अम्मा और बाबूजी के सामने वह पर्दा कर लेती तो अच्छा रहता, ऐसा समर मानता था। एक दो बार मुन्नी से उसने जोर से कहा भी था, मुन्नी, तेरी यह भाभी बड़ी बदतमीज है। अब समर ने डायरेक्ट प्रभा को तो कभी नहीं कहा कि यह बदतमीज है, क्योंकि वह उससे बात ही नहीं करता था, लेकिन उसने मुन्नी को सुनाकर जोर से कहा था कि मुन्नी, तुम्हारी यह भाभी जो है बड़ी बदतमीज है। कहने का मतलब कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी ने आदर शिष्टाचार नहीं सिखाया, इसे किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया, बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया। कहने का मतलब यह है कि इसके परिवार वालों ने इसे इस तरह के व्यवहार करना नहीं सिखाए, इसे शिष्टाचार, डिसिप्लिन नहीं सिखाया। प्रभा ने उस बात पर गौर नहीं किया, प्रभा ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, और धीरे धीरे घर वालों को ही समझौता करना पड़ा। कहने का मतलब कि प्रभा ने किसी की बात नहीं सुनी, और धीरे धीरे घर वाले को ही अपने आप को बदलना पड़ा, और प्रभा जैसी है वैसी ही स्वीकार करना पड़ा। प्रभा घी अधिक खर्च करती थी, प्रभा घी अधिक खर्च करती थी। घर वाले इसमें भी मीन मेख निकालते थे। मीन मेख निकालना मतलब बुराइयां ढूंढना, ये भी एक मुहावरा है। मैं इसको लिख करके चलता हूँ। मीन मेख निकालना, यह एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बुराइयां निकालना। तो घर वाले इसमें भी बुराइयां
निकालते थे। बाबूजी अपने बड़े बेटे धीरज के प्रति प्रेम दया का भाव रखते थे, क्योंकि घर में एक वही कमाने वाले थे। अब बड़ा बेटा, आप सभी जानते हैं, कमाने वाले बेटा की इज्जत परिवार में होती है, और जो बेटा नहीं कमाता है उसकी इज्जत घर में नहीं होती है। तो बाबूजी अपने बेटा, जो बड़ा बेटा है धीरज, उसके प्रति दया और प्रेम के भाव रखते हैं, क्योंकि वही एक बेटा है जो घर में कमाने वाला बेटा है। बाकी सब अभी कमाने वाले नहीं हैं और घर से ही खर्च लेने वाले हैं। वे चाहते थे कि समर इंटर की परीक्षा देकर कुछ काम करे, जिससे घर की थोड़ी आमदनी बढ़े और बड़े बेटे पर बोझ कुछ कम हो। सभी बाप यही चाहते हैं कि दूसरा बेटा भी कुछ काम करे, जिससे पहले बेटे पर जो आमदनी का बोझ पड़ा हुआ है, जो खर्च का बोझ पड़ा हुआ है, वह बोझ कम हो। समर यदि कुछ काम करने लगता तो कुछ घर के खर्च का बोझ वह उठा लेता, जिससे घर में कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाता। बाबूजी का ऐसा मानना था। बाबूजी चाहते थे कि इंटर की परीक्षा देने के बाद समर किसी काम धंधे में लगे और कुछ पैसे कमा करके लाए, जिससे परिवार को मदद मिले। वे प्रभा को देखकर दूसरी ओर मुंह फेर कर उससे हाथ रोक कर घी खर्च करने के लिए कहते। अब बाबूजी क्या कहते, दूसरी तरफ मुंह घुमाकर और प्रभा से कहते कि वह थोड़ा खर्च में कटौती करे। प्रभा घी ज़्यादा खर्च करती थी, तो बाबूजी कहते थे, यह घर के हर गार्जियन यही कहते हैं अपने बच्चों से कि थोड़ा खर्च में कटौती करे, थोड़ा संभल के सोच समझ के वह खर्च करे, जिससे उतनी तंगी न आए, खर्च पर लगाम लगे। प्रभा समर का हर काम बड़े सलीके से करती थी। समर का सारा काम प्रभा बड़े सलीके से, मतलब तौर तरीके से कर देती थी, लेकिन समर का पूरा ध्यान प्रभा को नीचा दिखाने में लगा रहता। लेकिन समर अपना पूरा ध्यान प्रभा को नीचा दिखाने में, डोमिनेट करने में ही अपना सारा ध्यान लगाता, जबकि प्रभा उसके ठीक उल्टा समर का सारा काम बहुत ही सलीके से, तौर तरीके से कर देती थी। समर सोचता क्या, उसके बारे में नहीं सोचेगा, पर फिर उसी ओर ध्यान चला जाता। अब समर बार बार सोचता अपने मन में कि मैं प्रभा के बारे में सोचूंगा ही नहीं, प्रभा की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, लेकिन बार बार उसका मन प्रभा की ओर ही चला जाता और प्रभा की हर हरकत पर वह ध्यान रखता। पहले यदि कोई कठिन काम प्रभा पर पड़ता तो समर बड़ा प्रसन्न होता। सबसे पहले तो प्रभा पर यदि कोई कठिन काम, कोई भारी काम प्रभा को करने के लिए आ जाता तो समर सबसे पहले प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता, क्योंकि वह चाहता था कि इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर के और वह अपना घमंड छोड़ दे। लेकिन वास्तव में प्रभा घमंडी नहीं थी, वह बहुत समझदार थी। यह सब समर की गलतफहमी का कारण है कि समर उसे घमंडी समझता है। वह उसे रोते देखना चाहता था, मतलब उसे परेशान होते देखना चाहता था, पर वह काम से नहीं घबराती थी। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, जितना कठिन से कठिन काम मिल जाए, फिर भी प्रभा काम से घबराती नहीं थी। और सर्दी के दिनों में भी सवेरे से रात तक पूरी गृहस्थी का कार्य स्वाभाविक रूप से करती रहती थी। स्वाभाविक रूप से मतलब नेचुरल रूप से, है ना।
ठंडा का महीना, उसमें भी सुबह से लेकर के रात तक वह घर का काम करती रहती थी, काम से बिल्कुल नहीं घबराती थी। यह सब देखकर समर के मन में एक विचित्र सी बेचैनी रहने लगी। अब समर बेचैन रहने लगा कि अरे भाई, इतना सारा काम होने के बाद यह परेशान क्यों नहीं होती है। अब जब वह परेशान नहीं हो रही है तो समर की परेशानी बढ़ रही है। जब प्रभा परेशान होती है तो समर खुश होता है। विचित्र लीला है भाई, कि वह उसको कैसे नीचा दिखाए। अब वह परेशान होती ही नहीं है, जितना काम मिलता है वह खुशी खुशी कर लेती है, जिससे समर को परेशानी हो रही है। भले ही प्रभा पर्दा नहीं करती थी, लेकिन वह बाबूजी या भाई साहब के सामने कभी बोलती नहीं थी। यह बात सही है, प्रभा पर्दा तो नहीं करती थी, लेकिन बाबूजी और भाई साहब के सामने वह कभी बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब नामकरण संस्कार के दिन कितने सारे लोग आएंगे, किस प्रकार से प्रभा खाना बनाएंगी, किस प्रकार से वह इन सभी कामों को लेकर के बेचैन रहेगी, परेशान रहेगी, और समर इस प्रभा की इन परेशानियों को देख करके खुश होता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल धन्यवाद।